नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ के यूडियन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो ये चैनल यूडियन स्टडी जिसमें कि आपको जो टेस्ट कराए जा रहे हैं उन टेस्ट का एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो आज आप सेक्शनल टेस्ट नंबर 3 मॉडर्न इंडिया का आज आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे और आने वाले समय में इस यूडियन स्टडी पर आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी जो आपके लिए बेहतर होंगी, आपके प्रिपरेशन के तहत बेहतर होंगी। तो आइए हम चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 3 सेक्शनल टेस्ट, जिसमें कि आज हम आधुनिक भारत की बात करेंगे। तो आइए चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोपियों के आगमन का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और उसके बाद फ्रांसीसी। तो अब इनका जो आप क्रम देखेंगे, यूरोपीय आगमन का क्रम एक्सप्लेनेशन, पुर्तगाली 1498 में आए और अंग्रेज आए 1600 में, डेनिश आए 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। इन्होंने जो अपनी कंपनी का निर्माण का क्रम है उसका है, पुर्तगाली ने अपनी व्यापारिक कंपनी का निर्माण कराया 1500 में, अंग्रेज़ ने कराया 1600 में, डचों ने कराया 1602 में और डेनिश ने 1616 में, फ्रांसीसी ने 1664 में। अगला प्रश्न है, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया, उसका पथ प्रदर्शक था, कौन था? मजीद था। और वास्को डिगामा जब भारत आया तब उसका पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद था, जबकि कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। पेद्रो अल्बरेज के नेतृत्व में पुर्तगाली दूसरी बार भारत आए थे। वास्को द गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल ने सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ब्राज़ील का खोजी था, जो कि उसके नेतृत्व में बार्थोलोम्यो डियाज के साथ 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा था। आदिल शाह शासक बीजापुर से संबंधित थे, जिसके शासक से अल्बुकर्क ने गोवा छीना था 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, विलियम हॉकिंस 1608 में भारत आया तब पुर्तगाली गवर्नर मेंडोसा था। नंबर 2, हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1609 में पहुंचा। नंबर 3 है, टॉमस रो 1617 में भारत आया। टॉमस रो को थॉमस रो भी कहीं कहीं लिखा जाता है, तो आप दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है। विलियम हॉकिंस 1608 में भारत आया तब पुर्तगाली गवर्नर मेंडोसा था। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1609 में पहुंचा। इसका जो है 24 अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत आ गया और आया वह हेक्टर जहाज़ से, उस जहाज़ का नाम हेक्टर जहाज़ था। वह अपने साथ भारत में व्यापार करने की अनुमति हेतु जहांगीर के नाम इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक प्रार्थना पत्र लाया था। उसका साथी था विलियम कीलिंग। मुग़ल सम्राट से आगरा में 1609 में मिला, जिसमें उसकी मदद बुरहानपुर के गवर्नर ने की थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने अपनी स्थायी फैक्ट्री 1613 में किस स्थान पर खोली थी? सूरत में खोली थी अपनी स्थायी फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में पराजित कर जहांगीर को प्रभावित करने में सफलता प्राप्त की और पुर्तगालियों ने मुग़ल जहाज़ में लूट मारकर जहांगीर को नाखुश कर दिया। इसी समय जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में स्थायी फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, सही कौन सा इसमें से सुमेलित है? पहला है, स्वाली के युद्ध में अंग्रेज और पुर्तगाली जो कि 1612, बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच के बीच में जो कि 1759, तीसरा है प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और कर्नाटक के बीच में जो कि 1718 में हुआ। अब इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा जो कि सही है, यानी स्वाली का युद्ध अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में हुआ था 1612 में और दूसरा बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज और डच के बीच में 1759 में।
पुर्तगाली साजिशों या मुगलों की अस्थिर नीतियों का सामना करने में असमर्थचकित हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने फिर अपनी तरह से जवाब दिया। हालांकि अंग्रेज़ों ने 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज़ ड्रैगन ने एक छोटे जहाज़ ओसिएंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाज़ी बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में 3 आंग्ल डच युद्ध लड़े गए, जिनमें अंग्रेज़ों की विजय हुई और उसके बाद डच का जो डाउनफॉल था। उल्लेखनीय है कि 1717 में अंग्रेज़ों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। तीसरे आंग्ल डच युद्ध, जो कि 1672 से 74 में बॉम्बे और सूरत में अंग्रेज़ों की नई बस्तियों के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। बंगाल की खाड़ी में 2-3 अंग्रेज़ी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया। द फाइनल टच बैटल ऑफ बेदरा 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हुईं और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मोर्स, मॉरिशस के गवर्नर लाबोर दो ने अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां वर्सेस फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, मॉरिशस के गवर्नर लाबोर ने तो अडियार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा बनाया, फ्रेंच के द्वारा बनाया गया, उनके अधिकार करने में असमर्थ रहे, जो कि पौंडीचेरी का घेरा ब्रिटिश ने किया, अधिकार करने में ये भी असमर्थ रहे। एक्स ला शापेल की संधि, अंग्रेज़ों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, निम्न को सुमेलित कीजिए। इधर है स्वतंत्र राज्य और उसका संस्थापक हमें पता करना है। हैदराबाद का संस्थापक कौन था, बंगाल का संस्थापक कौन था, अवध का संस्थापक कौन था और मैसूर का संस्थापक कौन था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, यानी कि हैदराबाद का जो संस्थापक था वो निज़ामुल मुल्क था। बंगाल का जो संस्थापक था वो मुर्शिद कुली खां था और आपका अवध का जो संस्थापक सादत खान बुरहान उल मुल्क और मैसूर का जो संस्थापक था हैदर अली था। तो ये हो गया। निज़ामुल मुल्क जो सैयद बंधुओं के समय एक प्रमुख कुलीन था, उन्होंने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुर्शिद कुली खां मुग़ल संरक्षण के अंतर्गत 1717 में बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन दिल्ली से उसका संबंध मात्र भेंटें भेजने तक सीमित था। सादत खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 में अवध के गवर्नर के रूप में उसकी नियुक्ति के समय से ही धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करना शुरू कर दिया था। हैदर अली ने शक्तिशाली मैसूर राज्य की नींव रखी, जिसे उसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने सुदृढ़ किया। दाऊद एक अफगानी सैनिक और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने बरेली ज़िले में एक छोटी एस्टेट को रोहेलखंड नामक स्वतंत्र राज्य में बदल दिया। पूरब में मोहम्मद खान बंगश, एक अन्य अफगानी साहसी, ने स्वयं को फर्रुखाबाद का शासक घोषित कर दिया और बाद में अपना साम्राज्य इलाहाबाद और बुंदेलखंड तक विस्तारित किया। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 18वीं सदी में हैदर अली ने स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर को स्थापित कर लिया था। और अगला है, हैदर अली ने अपनी सेना को फ्रांसीसियों द्वारा प्रशिक्षित करवाया। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो दोनों ही है, ए और बी, यानी कि दोनों सही है। और हैदर अली ने शक्तिशाली मैसूर राज्य की नींव रखी, जिसे उसके योग्य पुत्र टीपू सुल्तान ने सुदृढ़ किया। यद्यपि हैदर अली मैसूर सेना
में मात्र एक कनिष्ठ अधिकारी था। धीरे धीरे वह एक कुशल एवं कुशाग्र सेनापति के रूप में उभरा। उसकी बेहद उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि उसने इस बात को महसूस कर लिया था कि केवल एक आधुनिक सेना ही शक्तिशाली राज्य का आधार हो सकती है। इसके फलस्वरूप उसने शस्त्रागार स्थापित करने और पश्चिमी तर्ज पर सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ को नियुक्त किया। जल्द ही वह 1761 में मैसूर सिंहासन के पीछे की वास्तविक शक्ति मंत्री नंजाराज को उखाड़ फेंकने में सफल हो गया। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, जो कि कथन है पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में मराठों तथा अब्दाली के बीच लड़ा गया, यह भारतीय इतिहास में निर्णायक माना जाता है। कारण पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह तय किया कि कौन भारत पर शासन नहीं करेगा। तो कथन व कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। पानीपत का युद्ध नकारात्मक रूप से निर्णायक रहा। पानीपत के युद्ध में पराजय मराठाओं के लिए विध्वंसक साबित हुई, जिसने इनके अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न को चकनाचूर कर दिया। जैसा कि वे अपनी सेना के मुख्य लोगों के साथ साथ राजनीतिक प्रतिष्ठा भी खो चुके थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली की गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन इसी समय उसके मुलाजिमों ने 2 वर्षों से बकाया वेतन न मिलने के कारण बगावत कर दी और अब्दाली को मजबूरन अफगानिस्तान वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार राजसी साम्राज्य ने अफगान एवं मराठा दोनों को नकार दिया। उत्तरी भारत में शक्ति शून्यता की स्थिति पैदा हो गई, जिसे विभिन्न साम्राज्य आगामी 4 दशकों तक भरने का व्यर्थ प्रयास करते रहे। इस प्रकार पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, अपितु यह निर्णय किया कि कौन शासन नहीं करेगा। अगला प्रश्न है 1719 में साहू को वैध शासक के तौर पर मान्यता मिली, तब किन 6 मुगल प्रांतों से सरदेश मुखी तथा चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को मिला। इसका ऑप्शन सी सही है। बरार, बीदर, गोलकुंडा, औरंगाबाद, खानदेश, बीजापुर। 1719 में सैयद बंधुओं के साथ उसके समझौते के फलस्वरूप शाहू को अपने क्षेत्र के वैध शासक के तौर पर मुगल मान्यता मिली और मुगलों की कैद से शाहू के परिवार के लोगों को रिहा किया गया तथा 6 मुगल प्रांतों बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद और खानदेश से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार मराठाओं को प्राप्त हुए। इसके बदले में शाहू मुगल शासक फर्रुखसियर की सेवा में 15,000 अश्वारोही सेना का एक दल देने, दक्कन में विद्रोह एवं लूटपाट रोकने और वार्षिक रूप से मुगल शासक को 10 लाख रुपए की भेंट देने पर सहमत हुआ। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि ने सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र नहीं लौटाए तथा 10 वर्षों तक शांति की बात कही। इसका ऑप्शन ए सही है, यानी केवल पहला कथन सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला। सालबाई की संधि 1782 में हुई। पराजय के पश्चात सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के मध्य एक नई संधि प्रस्तावित की, जिसके तहत युवा माधवराव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान करने और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी प्रदान करने की शर्त थी। मई 1782 में हुई इस संधि को सालबाई की संधि से नाम से जाना जाता है, जिसकी जून 1782 में हेस्टिंग द्वारा और फरवरी 1783 में फडणवीस द्वारा पुष्टि की गई। इस संधि ने सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए और दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित करने की बात कही। इस प्रकार युद्ध का अंत हो गया। अगला प्रश्न है 11वां, निम्न का कौन सा क्रम सही है? तो सालबाई की संधि, मंगलौर की संधि, सुगौली की संधि, ये सही क्रम है। सालबाई की संधि जो हुई 1782 में, मंगलौर की संधि हुई 1784 मार्च में, सुगौली की संधि 1816 में। अगला प्रश्न इसका अगला प्रश्न देखते हैं फिर हम। 12वां नंबर का प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। प्रथम कर्नाटक युद्ध अनवरुद्दीन तथा डुप्ले के मध्य हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। एक सलाह शापिल की संधि अनुसार अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुइसबर्ग वापस लौटा दिए गए। निम्नलिखित में से असत्य है। इनमें से कोई नहीं असत्य है, सभी सत्य हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारा सत्य है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में लड़ा गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन मद्रास का अंग्रेज गवर्नर मॉरिसस
के गवर्नर लाबोर्दा ने अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खां वर्सेस फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले मॉरिशस के गवर्नर लाबोर्दो ने अडयार के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा फ्रेंच ने डाला, अधिकार करने में असमर्थ रहे। पौंडीचेरी का घेरा ब्रिटिश द्वारा डाला गया, जिसमें वो भी अधिकार करने में असमर्थ रहे। एक्सला शापेल की संधि अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 तक लड़ा गया, जिसमें कि मुजफ्फर जंग, दोस्त अली के दामाद चंदा साहब, फ्रांसीसियों, सलावत जंग, रजा खां, इन सभी एक तरफ, दूसरी तरफ थे नासिर जंग, अनवरुद्दीन अंग्रेज और मोहम्मद अली। तंजावुर और मैसूर के शासक तथा मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेजों के पक्ष में थे और बाद में उन्होंने अब साइड चेंज कर लिया। क्लाइव ने अर्काट पर विजय प्राप्त कर ली। पौंडीचेरी में संधि उसके बाद हुई। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1758 से 1763 में हुआ। 1756 में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध ने एक बार फिर भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का वातावरण उपस्थित कर दिया। 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच पेरिस में संधि हो गई। इस संधि के बाद भारत में भी दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। पौंडीचेरी, चंद्रनगर आदि प्रदेश संधि के तहत फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए, परंतु संधि में यह शर्त भी रखी गई कि फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रख सकेंगे। अगला है 13वां, क्लाइव ने अर्काट पर कब विजय प्राप्त की? 1751 में करी। जब अंग्रेज और फ्रांसीसी त्रिचनापल्ली की घेराबंदी में लगे थे, ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण करने की सलाह दी। अगस्त 1751 ईस्वी में क्लाइव ने अर्काट पर विजय प्राप्त कर ली। 14वां प्रश्न है, किस युद्ध के साथ बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई? बक्सर का युद्ध था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 72 तक रहा। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत करी। उसने दीवानी यानी राजस्व वसूलने और निजामत कार्य यानी पुलिस एवं न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए। कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों का और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारों का प्रयोग करा। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त किए। इसे द्वैध शासन इसलिए कहा गया क्योंकि प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था, जबकि राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। 15वां प्रश्न है, बंगाल के नवाबों का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मुर्शिद कुली खां, सरफराज, अलीवर्दी, सिराजुद्दौला, उसके बाद मीर कासिम आए। प्लासी के युद्ध के बारे में गलत कौन सा कथन है? पहला है प्लासी के युद्ध का एकमात्र कारण दस्तक का दुरुपयोग था। दूसरा है प्लासी के युद्ध में मीर मदन मोहन लाल ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, जबकि राय दुर्लभ ने मीर जाफर का। तीसरा कथन है प्लासी के युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम कैवेंडस तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। इसमें कथन नंबर ए सही है, यानी प्लासी के युद्ध का एकमात्र कारण दस्तक का दुरुपयोग था। अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि 1756 के उल्लंघन को प्लासी के युद्ध का कारण बनाया और उसके बाद बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी? ऑप्शन नंबर डी मीर कासिम ने। और कलकत्ता में स्थित कंपनी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? रोलेट एक्ट, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह। इनमें से ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ और उसके बाद फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह और फिर उसके बाद रोलेट एक्ट। तो इस तरह से चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में 21 दिन की हड़ताल थी और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल के एक हफ्ते के पश्चात, और रोलेट एक्ट 1919 में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। चंपारण फैसले में बृज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी शामिल थे। उपरोक्त में कौन सा कथन गलत है?
ना तो 1 और ना ही 2। यानी कि इसमें कथन नंबर 1 भी सही है, कथन नंबर 2 भी सही है, गलत कोई नहीं है। चंपारण से जुड़े एक प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। इसके फलस्वरूप गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा जेबी कृपलानी के सहयोग से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने का आदेश दिया। गांधी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी प्रकार के दंड को भुगतने का फैसला किया। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इंदुलाल याज्ञिक और सरदार पटेल ने किया। इसी आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर सुमेलनों पर विचार करें। एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी जॉर्ज थॉमसन ने, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन लीग की स्थापना करी शिशिर कुमार घोष ने। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना करी लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। पूना सार्वजनिक सभा, जिसका इन्होंने इंडियन एसोसिएशन, दूसरा है जमींदारी एसोसिएशन, तीसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, चौथा है इंडियन एसोसिएशन और पांचवा है मद्रास महाजन सभा। उपरोक्त संस्थाओं को उनकी स्थापना वर्ष के सही क्रम में लगाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें कि इसका सही क्रम होगा पहले जमींदारी एसोसिएशन, उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा, उसके बाद होगा इंडियन एसोसिएशन, और उसके बाद होगा मद्रास महाजन, और लास्ट में होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये स्थापना वर्ष का सही क्रम है। इसका ये ईयर भी जान लेते हैं। जमींदारी एसोसिएशन जो हुआ 1838 में करा गया, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम सचिव कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 29 अक्टूबर 1851 को कोलकाता, भारत में राधा कांत देव के पहले अध्यक्ष के रूप में की गई। एसोसिएशन के पहले महासचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। एसोसिएशन विशेष रूप से भारतीयों से बना था और यह भारतीयों के कल्याण को बढ़ाने की दिशा में काम करता था। इसके सदस्यों में कृष्णोदास पाल, पीरीचंद मित्रा और राम गोपाल घोष शामिल थे। अगला हमारा प्रश्न है 24वां, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल का एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, तब वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई, कर्जन के कार्यकाल में हुई, जबकि सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में हुई। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट तथा प्रथम अध्यक्ष एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ। ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में परिवर्तन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। उपरोक्त में से सही कौन सा है? ये सारे ही कथन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ इसी समय। और दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया, अध्यक्ष इसके दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया, इसके अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन हुआ 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया, अध्यक्ष इसके जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। 1896 में कलकत्ता में हुआ और अध्यक्ष इसके थे रहीमुतुल्लाह सयानी।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। 1901 में कलकत्ता में हुआ अधिवेशन और उस अध्यक्ष इसके दिनशा ई वाचा थे। पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर आए। 1905 में बनारस में सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। 1906 कलकत्ता में, उस समय अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 4 प्रस्ताव पारित किए गए: स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। 1907 में सूरत अध्यक्ष उस समय थे रास बिहारी घोष। कांग्रेस में विभाजन उदारवादी और उग्रवादी में हो गया कांग्रेस का, और सत्र का स्थगन कर दिया गया। 1911 कलकत्ता में हुआ, अध्यक्ष इसके बी.एन. धर थे। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गायन हुआ। 1915 में बम्बई में, उस समय अध्यक्ष थे सर एस.पी. सिन्हा। उग्रवादी वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। 1916 में लखनऊ में, उस समय अध्यक्ष थे ए.सी. मजूमदार। कांग्रेस के 2 गुटों उदारवादी और गर्मपंथी के बीच एकता। राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, जिसमें बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1917 में कलकत्ता में हुआ, अध्यक्ष इसके एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1918 विशेष अधिवेशन हुआ, बम्बई में हुआ, जिस समय सैयद हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। यह सत्र विवादास्पद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था। 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ, अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया। 1920 में नागपुर में हुआ, अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन हुआ। एम.ए. जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी। 1922 में गया में हुआ, अध्यक्ष सी.आर. दास थे। उस समय सी.आर. दास और अन्य नेता कांग्रेस से अलग हो गए। उस समय स्वराज पार्टी का तब गठन कर दिया गया। 1942 में बेलगाम में हुआ, जिस समय अध्यक्ष थे एम के गांधी। महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन था। 1925 का कानपुर में हुआ, अध्यक्ष उस समय सरोजनी नायडू और पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति थी ये। 1927 में मद्रास में हुआ, अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. अंसारी। चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के प्रयोग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के विरुद्ध प्रस्ताव भी पारित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता पर प्रस्ताव पारित किया गया। 1928 में कलकत्ता में, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे उस समय। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का इस समय गठन हुआ। 1929 में लाहौर में हुआ, अध्यक्ष उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। इसी समय पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत भी किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसमें घोषणा की गई। 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ, अध्यक्ष उस समय वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी इरविन समझौते का समर्थन हुआ। गांधी जी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया। 1936 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, उस समय जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों की ओर प्रोत्साहन किया गया। 1937 वाला अधिवेशन हुआ फैजपुर में, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पहला सत्र गांव में आयोजित किया गया, ऐसा ये पहला सत्र था। 1938 का अधिवेशन हुआ हरिपुरा में, अध्यक्ष उस समय सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू के अधीन राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। 1939 त्रिपुरी में हुआ और अध्यक्ष उस समय सुभाष चंद्र बोस थे और राजेंद्र प्रसाद थे। सुभाष चंद्र बोस पुनः निर्वाचित हुए, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ, अध्यक्ष उस समय अबुल कलाम आज़ाद थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन उचित समय और परिस्थितियों पर शुरू किया जाए, ऐसी मांग की गई। 1941 से 45 यह अवधि भारत छोड़ो आंदोलन, RIN विद्रोह और INA परीक्षणों जैसी घटनाओं से चिन्हित है। यह ईयर क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन जैसे संवैधानिक वार्ताओं का चरण था। ये
इन घटनाओं के कारण इस चरण के दौरान कोई कांग्रेस अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष उस समय जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता से पहले यह अंतिम सत्र था। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 27वां प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने करी। 1905 में इनकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी, जो भारत में स्वराज की स्थापना का पक्षधर संगठन था। लाला हरदयाल गदर पार्टी से जुड़े हैं, जबकि रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े थे। अजीत सिंह पंजाब के राष्ट्रवादी नेता और भगत सिंह के चाचा थे। इनके बारे में कभी श्री बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने योग्य हैं। 28वां है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। संस्थापक थे करतार सिंह, गुरुदित्त सिंह, ये सब संस्थापक और सदस्य थे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले आया गदर पार्टी की स्थापना हुई पहले, उसके बाद बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की गई और उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई और उसके बाद केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट हो गया और उसके बाद लास्ट में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन भारतीय राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए एक संगठनात्मक केंद्र बन गया। सितंबर 1914 तक दक्षिण एशियाई प्रवासियों के एक समूह ने जर्मन विदेश कार्यालय की अनुमति और सहयोग से बर्लिन भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया गया था। विदेश कार्यालय ने रिजर्व जनरल स्टाफ के राजनीतिक कार्यालय के साथ मिलकर विभिन्न राष्ट्रीयताओं, उदाहरण के लिए मिस्र, फारस और जॉर्जिया के निर्वासितों, क्रांतिकारियों और विपक्षी समूहों के साथ सहयोग किया ताकि दुश्मनों के उपनिवेशों में क्रांतिकारी रणनीति को लागू किया जा सके। सोर्स इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया भारत सरकार की कल्चर इंडिया वेबसाइट और प्रधानमंत्री संग्रहालय से लिया गया। यह जो जानकारी है ये बहुत सी जगहों पर इसका गठन 1915 बताया गया, जबकि 1914 ही सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। इसमें बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। इसके संविधान को पीला कागज़ संविधान की संज्ञा दी जाती क्योंकि ये पीले कागज़ पर लिखा गया था। HRA काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 से संबद्ध रही। इसके साथ इसका घोषणा पत्र रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी नाम से जारी हुआ, जिसे सान्याल ने लिखा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुई, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि शामिल रहे। इसका घोषणा पत्र फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब को माना जाता है। HSRA के सदस्यों ने 1928 में सैंडर्स की हत्या और 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट की घटना को अंजाम दिया। 1939 में कांग्रेस के अंतर्गत ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये 30वां प्रश्न है। कौन सा सुमेल सही नहीं है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो सही नहीं है, जिसमें कि एनी बेसेंट लिखा गया है, ये सही नहीं। रामकृष्ण मिशन का संस्थापक विवेकानंद थे। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के MG रानाडे एवं रघुनाथ राव थे। भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक कर्नल अलकाट और मैडम ब्लॉवाट्स्की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लॉवाट्स्की और कर्नल HS ऑलकॉट ने अन्य सहयोगियों के साथ अमेरिका में की थी। सन 1879 में इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित हुआ। उसके बाद सन 1882 में अंडियार यानी कि चेन्नई में स्थापित हो गया। थियोसॉफी को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। इसके पहले अध्यक्ष TS ऑलकॉट थे। 1907 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में और रामकृष्ण मिशन हुआ 1897 में। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? देव समाज जो कि लाहौर में स्थापित हुआ, ये सही है। राधा स्वामी आंदोलन जो हुआ वो कि 1861 में हुआ आगरा में। भारत धर्म महामंडल 1887 में।
हरिद्वार में हुआ, दीनदयाल शर्मा इसके नेतृत्व करता थे। देव समाज की स्थापना हुई 1887 में, लाहौर में शिवनारायण अग्निहोत्री थे। और धर्म सभा 1830 में कलकत्ता में हुआ, राधा कामदेव इसके नेतृत्व करता थे। और अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर से बॉम्बे में स्थानांतरित हो गया। तीसरा है, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। कौन सा सही है? केवल तीसरा सही है, बाकी पहला और दूसरा दोनों गलत है। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय बॉम्बे से लाहौर स्थानांतरित हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस के अधिवेशन के विषय में असत्य कथन है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता उग्रवादी नेता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यही कथन जो है वो असत्य है, बाकी चीज़ें जो हैं वो सत्य हैं। बी और सी ये दोनों ही कथन सही है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए है जो कि गलत है, यानी सही देख लेते हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य बाल गंगाधर तिलक ने समझौता कराया था, ये सही बात है। इसमें उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ, जो कि सही बात है। अंबिका चरण मजूमदार उदारवादी नेता थे। इसकी विस्तृत व्याख्या के लिए आप प्रश्न नंबर 26 की व्याख्या देख सकते हैं। 34वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए 1916 में एनी बेसेंट उत्तरदायी थी। होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए 1916 में एनी बेसेंट उत्तरदायी थी। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग शुरू की, जो आयरिश तर्ज पर गठित की गई थी। जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव थे। 35वां प्रश्न है, निम्न में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, रफ़ी अहमद किदवई। इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी पहला और दूसरा, यानी अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, ये दोनों। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन के विरोधी थे, इसी कारण 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी। रफ़ी अहमद किदवई खिलाफत आंदोलन से संबद्ध नहीं है। 36वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन करें। बाकी सारा कथन सही है, एक गलत कथन है जो हमें सही चुनना है। इस आंदोलन में मुस्लिम हिंदू एकता में कमी आ गई थी, ये गलत कथन है। सही है हमारा, गांधी जी की उपाधियों के त्याग से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया का गठन हो गया था। और चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। सारे कथन जो हैं वो सही है, ये एक कथन गलत है, यही हमसे पूछा गया था। असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी थी हिंदू और मुस्लिम एकता में भारी वृद्धि। इसके महत्वपूर्ण चरण निम्नलिखित हैं। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर सेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। मई 1921 में गांधी जी तथा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रीडिंग के मध्य वार्ता आयोजित की गई। 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे के विरोध में विभिन्न स्थानों पर हड़तालों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। हालांकि इस अधिवेशन के अध्यक्ष सीदास थे किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को अयोध्या का लक्ष्य, समय तथा भावी रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दिया था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक एक छोटे से गांव में हुआ यह कांड। इस हिंसक घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी इस घटना की खबर से अत्यंत दुखी हुए तथा उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता हो। 7 मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। 37वां प्रश्न देखें तो निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनना है। पहले कौन सा हुआ? पहले हुआ जलियांवाला हत्याकांड, और दूसरा फिर हुआ सेब्रिज की संधि, और तीसरा फिर हुआ चौरी चौरा कांड, और सबसे लास्ट में हुआ स्वराज पार्टी का गठन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
जलियांवाला हत्याकांड 1919 में, अगस्त 1920 में तुर्की तथा सहयोगी के बीच तेब्रिज की संधि की गई। इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। चौरी चौरा 1922 में हुआ। स्वराज पार्टी 1923 में हुआ। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य को चुनिए। असत्य है, साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया था। यह कथन असत्य है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसका बहिष्कार कांग्रेस ने किया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, जबकि 1928 में पहली बार साइमन कमीशन भारत आया। इसके सभी सदस्य श्वेत थे, जिस कारण से इसका विरोध किया गया। 39वां है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का ध्वज किसने लहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने लहराया था। 1929 में लाहौर के हुए अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का ध्वज फहराया। 40वां प्रश्न है, कथन है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया था। इसका कारण महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। सही कूट का चयन करना है। सही कूट है, कथन सही है परंतु कारण गलत है। 41वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? साबरमती से की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की, जहां से उन्होंने अपने 78 सहयोगियों के साथ 24 दिनों की यात्रा 241 मील कर दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को। 42वां प्रश्न है, दिल्ली समझौता में निम्न में से किस घटना का स्थगन किया जाना प्रस्तावित हुआ? सविनय अयोध्या आंदोलन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिससे सविनय अयोध्या आंदोलन को स्थगित किया गया। ज्ञात है कि इसी को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। 43वां प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के चलते निम्न घटनाओं को व्यवस्थित करें। पूना समझौता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो इसका जो सही क्रम है, पहले क्या हुआ? पहले हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, और उसके बाद हुआ पहले गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, और फिर कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो गया, और लास्ट में पूना समझौता हुआ। गोलमेज सम्मेलन जो कि हुआ 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का आयोजन हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पूना समझौता सितंबर 1932 में हुआ। 44वां प्रश्न है, हिजली जेल घटना निम्न में से किससे संबंधित है? सविनय अयोध्या आंदोलन से संबंधित है। बंगाल में सविनय अयोध्या आंदोलन के दौरान हिजली जेल में फायरिंग की घटना हुई थी। 1930 में जतीन्द्र नाथ को बंगाल अध्यादेश अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और बरहामपुर जेल, फिर हिजली जेल मेदिनीपुर में कैद कर दिया गया, जहां उन्हें जतिन दा उपनाम मिला। 16 सितंबर 1931 को ब्रिटिश पुलिस ने कुख्यात रूप से हिजली जेल के कैदियों पर गोलियां चलाईं। क्रूर यातना के बावजूद जतीन्द्र नाथ ने अपने साथी क्रांतिकारियों का बचाव किया। 45वां प्रश्न देखें, निम्न में से किसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था। एस राजपूताना को 1925 में ग्रीनॉक में P&O के लिए यूके भारत सेवा के लिए बनाया गया था। वह 16,568 सकल टन थी और एक क्वाड एक्सपेंशन स्टीम इंजन के साथ 17 नॉट की सेवा गति देती थी। उसे 1939 में सशस्त्र क्रूज HMS राजपूताना के रूप में रॉयल नेवी में शामिल किया गया और अप्रैल 1941 में आइसलैंड के पास टॉर्पीडो से हमला करके उसे डुबो दिया गया। इसी जहाज से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भागीदारी करने गए 7 सितंबर 1931 को। 46वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित किया गया था। दूसरा कथन है, यह दलितों के पृथक निर्वाचन से संबंधित था। कौन सा कथन सही है? भाई दोनों ही सही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जाति के मतदाताओं के लिए दोहरी व्यवस्था की गई। उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों और
विशेष निर्वाचन क्षेत्रों दोनों जगह मतदान का अधिकार दिया गया। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित जातियों को निर्वाचन का अधिकार बना रहा। दलित जातियों के लिए विशेष निर्वाचन की यह व्यवस्था 20 वर्षों के लिए की गई। दलितों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई। 47वां प्रश्न, निम्न में से किस अधिवेशन के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ था? इसका सही आंसर है 1935 का अधिनियम। जुलाई 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव 1935 के अधिनियम पर आधारित थे। 1945 के दिसंबर में हुए आम चुनाव 1919 के अधिनियम पर आधारित थे। 48वां प्रश्न देखिए, जुलाई 1937 के चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी? असम में बनाई थी। जुलाई 1937 में कांग्रेस 3 प्रांतों को छोड़कर, यानी बंगाल, सिंध और पंजाब, इन सभी जगह इन 3 जगहों को छोड़ करके, बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर सरकार बनाने में सफलता अर्जित की थी। 49वां प्रश्न है, निम्न में से किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार कांग्रेस का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया? हरिपुरा अधिवेशन में चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध रूप अध्यक्ष चुने गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। भारत को जबरन युद्ध में शामिल करने के कारण 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। 51वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव की प्रारूप घोषणा को लिनलिथगो द्वारा लाए गए थे। इनमें सम्मिलित थे। पहला है भारत को डोमिनियन स्टेट का लक्ष्य निर्धारित करना, पहला सही आंसर है। और दूसरा है युद्ध के पहले ही संविधान का गठन किया जाएगा, यह गलत है। तीसरा है उक्त आधारों पर सरकार भारतीयों का सहयोग करेगी, ये तीसरा भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1 और 3 ये सही है। अगला हम 52वां प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार के वायसराय लिनलिथगो द्वारा 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव के जरिए द्वितीय विश्व युद्ध को भारतीयों का सहयोग प्राप्ति हेतु निम्न प्रावधान लाए गए थे। पहला था भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, न कि युद्ध के पहले किया जाएगा। इस प्रकार दूसरा कथन गलत है। उक्त आधारों पर भारतीयों का सहयोग करेगी। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्राप्त कराना, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करके भारतीयों को प्रथम बार बहुमत दिया गया। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? इसमें जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व होगा, यह कथन जो है गलत है। बाकी सारा कथन सही है। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। क्रिप्स मिशन में नहीं बल्कि वेवल प्लान में हिंदुओं और मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। अन्य कथन क्रिप्स मिशन के संबंध में सही हैं। 53 नंबर है, कथन ए है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग नहीं किया। कारण है क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा नहीं थी। कथन व कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला है कथन व कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कथन व कारण दोनों सत्य तथा कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में नाजी हमले तथा नाजीवाद और फांसीवाद की शिकायत की गई, लेकिन यह भी घोषणा की गई थी कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं होगा जिसमें लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा हेतु लड़ाई लड़ी जा रही हो, जबकि उसे स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। इसीलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा नहीं थी। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया। इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बम्बई से शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर या टैंक मैदान बम्बई से शुरू किया गया था।
ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई से शुरू किया गया। 56वां प्रश्न है, निम्न में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया? जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया। 1942 में भारत छोड़ो के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, जबकि वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। सतारा में, तामलुक में और बलिया में। बलिया यहाँ अगस्त 1942 में केवल एक सप्ताह के लिए चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। तामतुक, मिदनापुर, बंगाल दिसंबर 1942 से अगस्त 1945 तक यहाँ की जातियाँ सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। सतारा यानी महाराष्ट्र अगस्त 1943 से मई 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख वाई.वी. चहवाड़ तथा नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर से भी कुछ समय तक सरकार रही थी। 58वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1940 से रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया था, जो उनका एक संयुक्त प्रयास था। पहला किसान सभा, दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक, तीसरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कौन सा है? पहला और दूसरा, यानी किसान सभा और फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें किसान सभा व फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उनका एक संयुक्त प्रयास था। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसमें लोगों से आग्रह किया जाएगा कि वे साम्राज्यवादी युद्ध में किसी प्रकार के संसाधन जैसे पुरुष, धन या सामग्री से मदद ना करें। कलकत्ता में संचालित हॉलवेल स्मारक हटाओ आंदोलन के संचालनकर्ता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कलकत्ता में संचालित हॉलवेल स्मारक हटाओ आंदोलन के संचालनकर्ता सुभाष चंद्र बोस थे। मुस्लिम लीग के नेतृत्व के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवस्था करने के अपने प्रयास के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में अपने पक्ष में मुस्लिम समर्थन को मजबूत करने का प्रयास किया। इस दिशा में उनके प्रयासों की शुरुआत हॉलवेल स्मारक को हटाने के आंदोलन से हुई। 60वां है प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहले रास बिहारी की मृत्यु हुई, फिर शिमला सम्मेलन हुआ और फिर वेबल योजना आई और फिर आज़ाद हिंद फौज मुकदमा हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रास बिहारी जी की मृत्यु हुई 26 जनवरी 1945 में, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 में, आज़ाद हिंद फौज की मुकदमा नवंबर 1945 में और वेबल योजना आई 14 जून 1945 में। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया? क्रिप्स मिशन, वेबल योजना और कैबिनेट मिशन, नेहरू रिपोर्ट। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों की छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया। 62 नंबर प्रश्न है, कथन 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की दीर्घ अवधि को खारिज कर दिया था। कारण है 1946 में गठित अंतिम सरकार की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कथन और कारण दोनों जो है सही है तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की दीर्घ अवधि को खारिज कर दिया तथा 1946 में अंतिम सरकार की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप को नया नाम दिया था शहीद द्वीप। आज़ाद हिंद फौज के साथ अंडमान निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया तथा अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उपर्युक्त घटनाओं को सही क्रमानुसार में व्यवस्थित करें। तो जो सबसे पहले हुआ हंटर शिक्षा आयोग हुआ, उसके बाद रेले आयोग हुआ, उसके बाद जो है सैंडलर आयोग आया और फिर ली आयोग आया और फिर सार्जेंट आयोग आया। हंटर शिक्षा आयोग जो है 1982 में, रेले आयोग 1902 में, सैडलर आयोग 1917 में, ली आयोग 1924 में, सार्जेंट आयोग 1944 में। नटाल इंडियन
कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और 66 नंबर प्रश्न देखें, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा की गई थी। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1947 में लॉर्ड ब्योर के स्थान पर वायसराय नियुक्त हुए, उन्होंने 3 जून 1947 की घोषणा में भारत के बंटवारे की बात की। कांग्रेस देश के विभाजन पर इसलिए सहमत हुई कि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहती थी। भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, फेडरल न्यायालय की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, ये सभी कथन जो हैं सही हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस कथन के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना। 68वां प्रश्न देखें, 1858 के अधिनियम से संबंधित निम्न कथनों को पढ़कर गलत विकल्प का चयन किए। व्यपगत का सिद्धांत शुरू हो गया था, यही जो है गलत कथन है। सही है सारा। वायसराय सीधे तौर पर भारत के राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी था। भारत के राज्य सचिव के ही सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और व्यक्तिगत का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया था। वायसराय सीधे तौर पर भारत के राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी था तथा भारत के राज्य सचिव की सहायता के 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। 69 नंबर प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 6 हो गई थी। यह कथन पहला वाला जो कि सही है। और विधि निर्माण के उद्देश्य से वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। कथन नंबर 2 भी सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में भेदभाव रखा गया, यही कथन गलत है। अगला देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली के प्रकार हेतु कैबिनेट में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसमें सैन्य, कानून, राजस्व, गृह विभाग और वित्त विभागों के प्रमुख रूप में 5 सदस्य थे तथा बाद में लोक निर्माण हेतु 6ठा सदस्य जोड़ा गया। इस अधिनियम के द्वारा विधायी निर्माण के उद्देश्य से अतिरिक्त सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 तथा न्यूनतम 6 रखी गई तथा भारतीय सदस्यों में न्यूनतम आधे गैर सरकारी थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषय के मध्य कोई भेदभाव नहीं रखा गया। निम्न में से अधिनियम के अंतर्गत बजट से संबंधित मामलों पर विचार करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई तथा बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के अनुसार 6 दिन के भीतर पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये सही है। और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान, ये गलत है। और द्वैध शासन की व्यवस्था, ये सही है। यानी कथन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 और 3। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्रमिक रूप से भारत में ब्रिटिश सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार स्थापित करना था। इस अधिनियम को भारत सचिव मोंटेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल से पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित, क्षेत्रीय, साथ ही केंद्र और प्रांतों के बीच भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत परिषद अधिनियम 1909 में की गई, अतः कथन नंबर 2 गलत है। निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है? साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन किया जाए। वर्ष 1927 से यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई और साइमन आयोग नियुक्त किया गया। 74 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 को क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल की प्रमुख शक्तियाँ छीन ली गई। दूसरा है,
15 अगस्त 1947 को भारत दो स्वतंत्र डोमिनियन में भारत तथा पाकिस्तान में बढ़ गया। दूसरा कथन भी सही है और आपका पहला कथन भी है। एक मिनट इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट से संबंधित सिफारिश में शामिल नहीं है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा दिया जाना। ये जो है नेहरू रिपोर्ट से संबंधित सिफारिश में शामिल नहीं था। नेहरू रिपोर्ट से संबंधित सिफारिश में भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाना था, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा दिया जाना था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किसने और कब शुरू की थी? पुर्तगालियों ने 1556 में। पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। और 77वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज प्राप्ति है। और दूसरा जो है सूरत विभाजन। तीसरा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्तावित किया गया था। और चौथा है बंगाल विभाजन लागू होना। तो उपर्युक्त कथनों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था, फिर आएगा बंगाल विभाजन लागू हुआ था, और फिर आएगा उसके बाद आपका दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज प्राप्ति है, और अंत में आएगा सूरत विभाजन। इस तरह से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया 1905 में। अगस्त बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ अक्टूबर 1905 से। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है दिसंबर 1906 में। सूरत विभाजन दिसंबर 1907 में। निम्न में से कौन गैर सुमेलित है? संस्था एक तरफ संस्थापक है, तो बाकी सभी सही है। एक जो सही नहीं है वो है देव समाज। देव समाज के जो संस्थापक थे वो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री थे, इसलिए ये डी ऑप्शन गलत हो गया। सेवा सदन के बहराम जी मालावरी, धर्म सभा के राधाकांत देव, आर्य समाज के मूलशंकर दयानंद सरस्वती। हॉकिंस की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, उसे 400 का मनसब प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 2 सही है, पहला वाला गलत है। पहला कथन गलत है, दूसरा ही सही है। और उसके बाद जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। जहांगीर में हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, तो उसे स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 वेतन पर 400 मनसबों का मनसबदार नियुक्त कर दिया था। गोलकुंडा फ्लड फरमान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह 1632 में अंग्रेजों को प्रदान किया गया था, सही है। और इस समय गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह थे, गलत है। इसमें 500 पैगोडा वार्षिक के बदले मुक्त व्यापार की अनुमति मिली है, सही है। 1632 में कंपनी ने अपने व्यापार की सुरक्षा तथा समृद्धि के लिए गोलकुंडा के सुल्तान अली कुतुब शाह से फरमान प्राप्त किया था। इसमें 500 पैगोडा वार्षिक के स्थान पर मुक्त व्यापार की अनुमति मिली थी, अतः कथन 2 गलत है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गीत गाया गया? 1896 कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन नहीं था? मोतीलाल नेहरू जो थे वो नहीं थे। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ मोतीलाल नेहरू शामिल नहीं थे। 1917 में हुआ था, यह प्रथम सविनय अवज्ञा था। चंपारण का मामला काफ़ी पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था तिनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी। 83 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? 4 जुलाई 1947 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिरोज शाह मेहता बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गठन किया था। ये पहला कथन सही है। दूसरा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके समूह ने कोलकाता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई, ये भी सही है। तीसरा, ह्यूम ने गरीब और सीमांत भारतीयों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में अखिल भारतीय निकाय बनाने का निर्णय लिया, यह कथन गलत है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था? पहला ऑप्शन है कांग्रेस संगठन को गांव मोहल्ला स्तर तक पहुंचाना था, सरकार से संबंधित स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार और सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का परित्याग। ये सारा जो है ये हिस्सा था। जो नहीं था वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था मशीनरी को नियंत्रण में लेना। 86 नंबर प्रश्न है, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने उस शब्द का प्रयोग किया था। 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुने। 1926 गुवाहाटी अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी अनिवार्य की गई थी, यही कथन पहला वाला सही है, बाकी गलत है। फैजपुर अधिवेशन में मूल अधिकारों को प्रस्ताव रखा था, गलत है। त्रिपुरी अधिवेशन में आज़ाद हिंद फौज का प्रस्ताव रखा गया था। 1927 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। 88 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था 1909 में। मैसूर विजय पर किसे मार्किस की उपाधि दी गई? लॉर्ड वेलेस्ली को। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणामस्वरूप मैसूर राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था। अंग्रेजों ने मैसूर के इस्लामिक राज्य का अंत कर दिया और टीपू के परिवार के सदस्यों को पेंशन याफ्ता बनाकर वेल्लोर भेज दिया। मैसूर को अंग्रेजों तथा निजाम ने आपस में बांट लिया। अंग्रेजों को कोयम्बटूर, कनारा और श्रीरंगपट्टम के कुछ भाग प्राप्त हुए। निजाम को गूटी, गुर्रमकोंडा और चित्तल दुर्ग के कुछ भाग प्राप्त हुए। मराठों के लिए सुंदा और हारपोनेली का प्रस्ताव रखा गया, परंतु उनकी अस्वीकृति के बाद इन जिलों को भी अंग्रेजों और निजाम ने आपस में बांट लिया। मैसूर राज्य के शेष भाग को हिंदू राजकुमार कृष्णराव के अधीन कर दिया गया और उसके साथ सहायक संधि कर ली गई। मैसूर के विरुद्ध विफलता के लिए ही वेलेस्ली को मार्किवस की उपाधि मिली। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है गवर्नर और दूसरी तरफ है उनके कार्यकाल में घटना। जो है सही सुमेलित है, जो कि सही सुमेलित है, पहला जो है वो सही सुमेलित है, दूसरा भी सही सुमेलित, तीसरा भी। यानी वारेन हेस्टिंग के काल में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। चेम्सफोर्ड के कार्य में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कॉर्नवालिस में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से पृथक्करण हुआ। जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी है, विलियम बेंटिंक। भारतीय दंड संहिता कैनिंग के समय में हुई थी। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, लॉर्ड लिटन के समय सिविल सेवा परीक्षा की उम्र घटाकर 21 से 19 कर दी गई थी, यह कथन जो है ये सही है। 1881 में वास्तविक जनगणना हुई थी, यह भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह कब संपन्न हुआ? 7 दिसंबर 1856 में हुआ। पहला कानून विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देखरेख में 7 दिसंबर 1856 में हुआ। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में राजनीतिक गतिरोध दूर करने तथा भारतीयों को युद्ध शामिल करने के लिए लाया गया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस द्वारा युग दूत की उपाधि दी गई थी। निम्न में से एक सही क्रम कौन सा है? आत्मीय सभा 1814 में आई और सती विरोधी आंदोलन 1818 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया। इन्हें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा। दिग्दर्शन किसकी रचना है? बाल शास्त्री जाम्बेकर की। बाल शास्त्री जाम्बेकर को मराठी पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। दिग्दर्शन तथा दर्पण इन्हीं की रचना है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? स्त्री महामंडल की पहली बैठक प्रयागराज में हुई, ये सही है। पंडिता रमाबाई सरस्वती आर्य महिला समाज की संस्थापक थी, ये भी सही है। तो गलत है जो वो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की संस्थापक सरला देवी चौधरानी थी, ये यही है जो गलत है। सरला देवी चौधरानी स्त्री महामंडल की संस्थापक थी जिसकी प्रथम बैठक प्रयागराज में हुई थी। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, कोलकाता तरुण स्त्री सभा की स्थापना 1819 में हुई थी। अगला प्रश्न देखें तो
पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO है। इसकी स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए की गई थी और इसने अन्य महिला अधिकारों के मुद्दों से निपटने के लिए भी अपना दायरा बढ़ाया है। यह संगठन भारत में सबसे पुराना राष्ट्रव्यापी महिला अधिकार संगठन है और इसकी पूरे देश में शाखाएं हैं। यह इंटरनेशनल अलायंस ऑफ वीमेन का सदस्य है। 99 नंबर क्वेश्चन है, महाड सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 20 मार्च 1927 में बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा महाराष्ट्र के महाड नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश दिलाने के लिए सत्याग्रह किया गया। रखमाबाई केस का संबंध है बाल विवाह से। रखमाबाई केस के परिणामतः एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लाया, जिसके माध्यम से 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। 101 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर बी सही। 1853 की चार्टर एक्ट के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति खुली प्रतियोगिता के माध्यम से शुरू हुई और 1853 की चार्ट एक्ट के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति खुली प्रतियोगिता के माध्यम से शुरू हुई। 1833 में दास प्रथा की समाप्ति का आदेश दिया, जिसे 1834 में समाप्त कर दिया गया। चाय व चीनी से भी कंपनी के व्यापारी एवं अधिकार समाप्त कर दिए गए। 1781 इलेक्ट्रिक एक्ट गवर्नर जनरल की परिषद व सर्वोच्च न्यायालय के मध्य संबंधों का निर्धारण किया। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 7 फरवरी 1856 को कुशासन के आधार पर किया गया, जिसमें आउट्रम की रिपोर्ट प्रमुख आधार बनी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही क्रम है हैदराबाद, मैसूर, उसके बाद तंजौर ने किया, उसके बाद सबसे बाद अवध ने किया। हैदराबाद ने 1798 में किया, मैसूर ने 1799 में और तंजौर ने भी 1799 में, अवध ने 1801 में किया। डंका शाह का संबंध है 1857 की क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए सही है। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1857 में फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व किया था। कथन 105 नंबर प्रश्न देखते हैं। कथन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रजवाड़ों को हड़पने की नीति त्याग दी। कारण है हड़पे गए राज्यों को क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कथन व कारण दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या है। 1857 के बाद अंग्रेजों ने रजवाड़े को हड़पने की नीति त्याग दी, क्योंकि हड़पे गए राज्यों ने क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 106 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति पर विचार करें। एक तरफ क्षेत्र है और दूसरी तरफ नेतृत्व करता है। बिहार, फैजाबाद, इलाहाबाद, ग्वालियर, कुंवर सिंह अब्दुल्ला, तात्या टोपे, लियाकत अली। अब इसमें कुंवर सिंह जो थे वो बिहार का नेतृत्व कर रहे थे और अब्दुल्ला फैजाबाद का, लियाकत अली इलाहाबाद का और तात्या टोपे ग्वालियर का नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर प्रदेश के मकरों और उन्नाव में की थी। पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, 1937 में किया गया। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता के ठीक पूर्व हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी ने की थी। विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे DK कर्वे। निम्न में सही क्रम कौन सा है? आर्य महिला समाज, भारत महिला समाज, स्त्री मंडल, यही सही क्रम है। आर्य महिला समाज की स्थापना 30 नवंबर 1882 को पुणे में हुई थी। इसकी स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। रमाबाई रानेडे ने 1904 में बम्बई में मूल संगठन राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के अंतर्गत महिला सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की। भारत महिला परिषद इसका नाम था। 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई। 113 नंबर प्रश्न है, शारदा एक्ट किस वर्ष शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ। समाज सुधारक सर विलास शारदा के अथक प्रयासों से वर्ष 1930 में शारदा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 14 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की। समाज के माध्यम से उन्होंने जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा का विरोध किया और पुजारी की आवश्यकता की निंदा की। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी, जिन्होंने इस एसोसिएशन को बनाने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था। निम्न कथनों पर विचार करें। महाड सत्याग्रह सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश से संबंधित था। मूक नायक तथा बहिष्कृत हितकारी सभा दोनों का संबंध डॉक्टर अम्बेडकर से है। अब इसमें कौन सा जो है कथन सही है? दोनों ही कथन सही, पहला और दूसरा दोनों सही है। मूक नायक तथा बहिष्कृत हितकारी सभा दोनों का संबंध डॉक्टर अम्बेडकर से है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 को महाड सत्याग्रह किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक चबतार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया। निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुनिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव पहली बार वर्धा बैठक में रखा गया। इस प्रस्ताव का अनुमोदन 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बॉम्बे में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सरकारी सेवकों को त्यागपत्र देने का अनुरोध किया। 9 अगस्त को महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई। इसका सही ऑप्शन है 1, 2 और 4। ये तीनों ही कथन सही हैं, 1, 2 और 4। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी सेवकों से त्याग पत्र देने का अनुरोध नहीं किया गया था तथा उन्हें यह उनके विवेक पर छोड़ दिया गया था। बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार का गठन किया गया? चित्तू पांडे द्वारा किया गया। राजगोपालाचारी फार्मूले के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। राजगोपालाचारी फार्मूला संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए आया। इस फार्मूले ने युद्ध पश्चात भारत को उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बांटने की बात कही। जिन्ना ने इसे स्वीकार कर लिया, गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। इनमें से कोई 2 कथन जो है वो सही है, अतः ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राजगोपालाचारी फार्मूले को जिन्ना ने खारिज कर दिया था, जबकि गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया था। भारतीय नौसेना का विद्रोह किसने किया? कब हुआ? 18 फरवरी 1946 में इसका विद्रोह हुआ मुंबई में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1946 को हुई। यह कथन जो है गलत है। और इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। यह भी जो है कथन गलत है, यानी केवल बी और सी जो है वो सही कथन है। लोथियन समिति की स्थापना 1932 मार्क्स ऑफ लोथियन की अध्यक्षता में की गई। सांप्रदायिक अवार्ड के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। निम्न में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसमें से मुस्लिम लीग ने लिया था भाग, और हिंदू महासभा ने भाग लिया था, और दलित वर्ग ने भाग लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई? मद्रास अधिवेशन 1927 में। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी। सही कथन है। इस अधिवेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना की गई। सही कथन है। भाषाई आधार पर कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। ये भी सही है। गलत कथन है। जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस में प्रवेश किया। जिन्ना 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न का सही क्रम कौन सा होगा? तो सही क्रम है इसका जो है, पहले तिलक जी की मृत्यु हुई और फिर नागपुर अधिवेशन हुआ, तत्पश्चात जो है स्वराज पार्टी गठन हुआ और लास्ट में काकोरी कांड हुआ। और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 1, 2, 4, 3। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद को बताया? लखनऊ 1936 अधिवेशन में बताया। 1936 अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश में, और इसमें कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद घोषित किया, क्योंकि तब नेहरू पर समाजवादी तबके का अच्छा खासा प्रभाव था। निम्न सुमेलनों पर विचार करें। एक तरफ है साम्यवादी नेता और दूसरे तरफ है उनके पत्र या पत्रिका। तो जो अमृत डांगे हैं, अमृत डांगे की जो पत्रिका थी वो सोशलिस्ट थी, और जो मुजफ्फर अहमद हैं उनकी पत्रिका थी नवयुग, और जो गुलाम हुसैन है उनकी पत्रिका थी इंकलाब।
खुर्दा की लड़ाई लड़ी गई निजाम तथा मराठों के मध्य में 1795 में मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच हुई, जिसमें निजाम बुरी तरह से हार गए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 जनवरी 1784 को हुई थी, सर विलियम जोन्स ने की थी। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। डेरेजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन एवं सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें 1881 में वास्तविक जनगणना रिपन के समय में हुई थी, ये पहला सही है। और रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। और वैज्ञानिक तरीके से पहली जनगणना जो हुई थी वो 1881 ईस्वी में रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू हुई थी। अगला हम देखते हैं, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया, जिसने 1882 में भारत का नगर पालिका शासन के लोकतांत्रिक रूपों को निर्धारित किया। बंगाल काश्तकारी अधिनियम पहली बार 1885 में पेश किया गया। 132 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब मिली थी? 1876 में मिली थी। मई 1876 को रानी विक्टोरिया द्वारा लिया गया था और दिल्ली में घोषित किया गया था। 1858 ने भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी। 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की स्थापना की गई। निम्न का सही क्रम पहला फैक्ट्री एक्ट पहले हुआ, फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हुआ और फिर अकाल संहिता हुई, फिर इल्बर्ट बिल आया। तो इस तरह से देखें तो हम ABCD लाइन से जो है वो सही क्रम है इसका। अब इसका जो सन देख लेते हैं। पहला फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, अकाल संहिता 1883 में, इल्बर्ट बिल आया 1883 में। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। वर्ष 1861 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन जेरोस्ट्रियन एसोसिएशन की स्थापना की और वर्ष 1865 में वे लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और उसके अध्यक्ष बने और 1907 तक इस पद पर रहे। वे 1 दिसंबर 1866 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, जिसको लंदन की स्थापना और उसके सचिव बने। एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष लॉर्ड लिबर्टन थे। निम्न कथनों पर विचार करें। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। इसका कारण दिया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया। ये सभी कथन जो है वो सही है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही है। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार और नीतियां निकाली, जिनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और औपनिवेशिक सरकार की नीतियों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। निम्न में गैर सुमेलित है, एक तरफ पार्टी है, दूसरी तरफ संस्थापक है। तो जो गैर सुमेलित है वो खाकसर पार्टी है। खुदाई खिदमतदार के संस्थापक अब्दुल गफ्फार खान थे। कृषक पार्टी के संस्थापक फजल उल हक थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। खाकसर आंदोलन लाहौर में स्थित एक सामाजिक आंदोलन था। 1931 में इनायतुल्लाह खान माशरिकी द्वारा स्थापित किया गया था। खिलाफत दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को। निम्न कथनों पर विचार करें। कॉर्नवालिस भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, कथन सही है। ICS में चयनित प्रथम व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, गलत है। और निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह 19वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? भूमकाल विद्रोह जो है 19वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। भूमकाल विद्रोह को बस्तर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? मानव धर्म सभा की स्थापना 1848 सूरत में हुई थी, सही कथन है। पहला वाला सही है। दूसरा जो है परमहंस मंडली की प्रार्थना समाज में बदल गई। परमहंस मंडली ही प्रार्थना समाज में बदल गई, सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 22 जून 1948 को सूरत में दुर्गाराम मेहता, दादूबा पांडुरंग तरखटकर और कुछ अन्य लोगों द्वारा की गई परमहंस मंडली गुप्त समाज के रूप में कार्य करती थी। निम्न में सुमेलित है। नेटिव, एक तरफ अधिनियम दिया गया है, एक तरफ विवाह की उम्र दी गई है। नेटिव मैरिज एक्ट जो है उसके 14 दी गई थी उम्र,
और जो शारदा एक्ट है उसमें विवाह की उम्र जो है 14 दी गई थी, और बाल विवाह निषेध अधिनियम जो था उसकी उम्र दी गई थी, विवाह की उम्र जो है 18। निम्न में कौन सत्य प्रकाश से संबंधित है? करसान दास मूल जी जो है वो संबंधित है। सत्य प्रकाश एक गुजराती अखबार था जिसका संपादन करसान दास मूल जी ने किया था। कथन 143 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से जातीय व्यवस्था में परिवर्तन आया, कारण अंग्रेजों ने सभी जाति के लोगों को सेना व प्रशासकीय क्षेत्रों में नियुक्त किया। कथन व कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। निम्न में से किस एक्ट के तहत 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी के अधिकार को बढ़ाया गया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1793 चार्टर एक्ट के द्वारा। 1793 का चार्टर एक्ट जो था, गवर्नर जनरल व गवर्नर को अपनी परिषद का निर्णय रद्द करने का अधिकार मिल गया। नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा। यह प्रावधान 1919 तक जारी रहा। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ब्रिटिश सरकार को 5 लाख पाउंड वार्षिक भुगतान का प्रावधान किया गया। निम्न नियुक्तियों में राष्ट्रीय अनुमति जरूरी थी, जैसे कि गवर्नर जनरल था, गवर्नर था और कमांडर चीफ इन था। वरिष्ठ अधिकारी बिना अनुमति के भारत छोड़कर नहीं जा सकते थे, यदि गए तो इसे ही त्यागपत्र समझा जाएगा। राजस्व के प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों में पृथक कर दिया गया तथा समाप्ति होने कमोडिटी कोर्ट्स लगी। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, सीओडी की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कंपनी के नियुक्ति संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए। अधिकारियों की नियुक्ति खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होगी। सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोली गई तथा 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई जो भारतीय सिविल सेवा से संबंधित थी। व्यापार एकाधिकार अभी तक 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता रहा था, किंतु अब संसद द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार कभी भी समाप्त किए जा सकते थे। किस एक्ट के तहत कंपनी का चाय और चीनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? 1833 का चार्टर एक्ट जो था, इसके तहत कंपनी का चाय और चीनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब 1833 का चार्टर एक्ट क्या था? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल में ही सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। चाय व चीन से भी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि निर्माण के लिए एक विधि सदस्य की भी नियुक्ति की गई, जिसके नेतृत्व में भारतीय कानूनों में समेकन व संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। स्वदेश वाहिनी पत्रिका के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई थे, ऑप्शन बी। 147 नंबर प्रश्न देखिए, 1858 के अधिनियम के अनुसार भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति का परित्याग कर दिया गया। कारण है 1857 की क्रांति में उन अधिकतर राजाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, जिसने राज्य ब्रिटिशों द्वारा हड़प लिए गए। कथन व कारण दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी है। रामोसी कौन थे? 148 नंबर प्रश्न है, रामोसी कौन थे? मराठा युगीन पुलिस व पश्चिमी घाटी की जनजाति थी। रामोसी विद्रोह अकाल विरोधी उपायों को हल करने में ब्रिटिश विफलता के खिलाफ किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। इसका नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने अपनी स्थायी फैक्ट्री खोली? सूरत में खोली। स्वराज शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 को पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात के टंकारा में हुआ था। ऐसे समय में जब हिंदू धर्म दर्शन और धर्मशास्त्र के विभिन्न स्कूलों के बीच विभाजित था, स्वामी दयानंद सीधे वेदों की ओर लौट गए, क्योंकि वे उन्हें ईश्वर के वचनों में बोले गए ज्ञान और सत्य का सबसे प्रामाणिक भंडार मानते थे। वैदिक ज्ञान को फिर से सक्रिय करने और 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में हमारी जागरूकता को फिर से जगाने के लिए स्वामी दयानंद ने कई धार्मिक पुस्तकें लिखी और प्रकाशित की, जिनमें से मुख्य हैं सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि, भाष्य भूमिका और संस्कार विधि। महर्षि ने 1864 में स्वामी विरजानंद के अधीन अपना वैदिक अध्ययन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने वैदिक प्रचार और शिक्षा के लिए 1874 ईस्वी तक पूरे भारत की यात्रा की। महर्षि का पहला प्रमुख लेखन 1874 ईस्वी में पंच महायज्ञ विधि था। भारतीय शहर अजमेर में स्थित परोपकारी सभा की स्थापना स्वामी ने स्वयं 1882 में अपने कार्यों और वैदिक ग्रंथों को प्रकाशित करने और प्रचार करने के लिए की थी।
तो ये पूरे 150 प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो आप कमेंट में जा कर के बता सकते हैं, इसमें से जो भी आपका विचार हो वहाँ आप अपना लिख सकते हैं। आपको व्याख्या कैसी लगी और प्रश्नों का संकलन कैसा था, इन सभी चीज़ों का आप वहाँ पे कमेंट में जा कर के लिख सकते हैं। तो ये था मॉडर्न इंडिया का सेक्शनल टेस्ट नंबर 3 था। तो इसी तरह से अभी जो है ये आपको रिवीज़न के लिए जो है ये व्याख्या दी जा रही है। आने वाले समय में भविष्य में और भी बेहतरीन चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। बने रहिए हमारे साथ, और जो भी नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।